ये वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाली है। क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं और इस वीडियो में हम वो प्रश्न उत्तर रिवाइज करेंगे जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी हमारी सिटीज़ के अंदर कविताएं हैं उन सभी कविताओं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको परीक्षा में हेल्प मिल सके। तो हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। हमारी कबीरदास की फर्स्ट कविता है साखियाँ। तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रखा है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो बेटा मानसरोवर हमारा होता है मन रूपी सरोवर जिसमें जीवात्मा रूपी जो हंस होते हैं वो क्रीड़ा करते हैं। तो जो मानव का हृदय जो क्या बेटा ज्ञान से भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं मानसरोवर। नेक्स्ट कहता है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। यानी कि कबीरदास जी सच्चा प्रेमी किसे मानते हैं। तो बेटा सच्चा प्रेमी हमारा वो होता है जब वो अपने किसी चाहने वाले को मिलता है। ठीक है, यानी कि जब कोई मित्र एक मित्र अपने दूसरे मित्र से मिलता है तो उसमें जो वियोग रूपी विष मिलन सुख से उत्पन्न अमृत के रूप में बदल जाता है। यानी कि बेटा उसका जो सारा विष है जहर है उसके अंदर जो बुरी भावनाएं होती हैं वो अच्छी भावनाओं में जब तब्दील हो जाती हैं तो वही सच्चा प्रेमी होता है जो शारीरिक विषय वासनाओं को त्याग कर क्या करता है बेटा ईश्वर की भक्ति करता है और बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण कर लेता है और दूसरे मनुष्य को अच्छा बनाने की क्षमता वो अपने अंदर रखता है, उसको हम सच्चा प्रेमी बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है, कबीर ने किस ज्ञान को महत्व दिया है। तो बेटा ज्ञान हाथी के समान कबीरदास ने बताया है। जैसे हाथी का जो शरीर होता है वो विशाल होता है तो ऐसे ही जो ज्ञान होता है उसका भी क्या होता है बेटा उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसका भी दायरा बहुत विस्तृत होता है। लेकिन जब हाथी गलियों में चलता है तो क्या होता है कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो बेटा ऐसे ही जो मनुष्य ज्ञानी होता है और वो ज्ञान को जैसे जैसे बढ़ाता जाता है तो बेटा क्या होता है संसार के लोग उसको अच्छा बुरा कहने लग जाते हैं लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, वो सहज सहज अपने ज्ञान को बढ़ाता चला जाता है। तो ये हमारा ज्ञान का महत्व था। नेक्स्ट कहता है इसके अंदर इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो बेटा सच्चा संत कौन होता है। सच्चा संत होता है बेटा जो हिंदू मुस्लिम के भेदभाव में नहीं पड़ता, उनके विवाद में नहीं जाता, वो पक्ष और विपक्ष के विवाद में नहीं पड़ता बल्कि संसार के सभी प्राणियों को एक समान मानता है और व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से वो दूर रहकर अपना मन ईश्वर भक्ति में लगाता है। नेक्स्ट कहता है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। संकीर्णता हमारी होती है बेटा जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं। रूढ़िवादी हमारी परंपराएं क्या है कि अभी हमारे समाज में प्राचीन काल से ही हिंदू मुस्लिम धर्म को अलग अलग मानकर लोग क्या करते रहते हैं आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो उन्हीं की ओर यहाँ पर कबीरदास जी ने संकेत किया है। और नेक्स्ट जो दूसरा दोहा है बेटा उसके अंदर कहता है कि भाई जो मनुष्य है वो कोई छोटा बड़ा नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से मनुष्य बड़ा बनता है, ना कि अच्छे परिवार में जन्म लेने से कोई मनुष्य अच्छा होता है। जैसे अगर मान लो कोई सोने का बर्तन है और उसमें शराब भर दी जाए तो बेटा जो संत लोग होते हैं वो उसकी निंदा ही करते हैं, भले ही वो सोने के मटके में है लेकिन है तो वो एक बुरी चीज़ ही। नेक्स्ट कहता है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तो बेटा अभी हम इसी की बात कर रहे थे, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है ना कि कुल से। क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति आपको समाज के अंदर मिलते हैं जिनका जन्म हमारा निर्धन गरीब परिवारों के अंदर होता है लेकिन वो अपने कर्मों के कारण संसार भर में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दूसरे मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो कहने को तो राजा के पुत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन जो उनका आचरण होता है बेटा वो बुरा होता है तो वो बुरा ही व्यक्ति कहा जाएगा। नेक्स्ट कहता है, कवियत्री किस घर जाने की चाह
जाना चाहती है, चाह रखती है, उसके हृदय में बार बार हुक क्यों पैदा होती है? हुक हमारी होती है बेटा पीड़ा। ये हमारे कविता सेकंड जो वाक लल दियद के द्वारा लिखी गई है। तो बेटा जो कवित्री है वो परमात्मा के पास जाना चाहती है, ठीक है, क्योंकि उसका असली घर तो बेटा परमात्मा है। क्यों? क्योंकि जब आत्मा परमात्मा से अलग होती है, यानी कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो बेटा एक आत्मा परमात्मा से अलग होती है और उसका असली घर परमात्मा से मिलन ही होता है। तो इसीलिए परमात्मा से मिलने के लिए कवित्री के हृदय में पीड़ा उभरती है और वो किसी न किसी कारण से परमात्मा की शरण प्राप्त करना चाहती है। तो बेटा लेकिन जब तक उसके शरीर में सांसें हैं तो बेटा वो ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य के शरीर के अंदर सांसें रहती हैं तो बेटा उसके अंदर अनेक प्रकार की जो शारीरिक वासनाएं होती हैं वो मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती हैं। तो बेटा वो पूर्ण रूप से परमात्मा से मिलन उसका नहीं हो पाता। नेक्स्ट कहता है पानी टपके कच्चे स्कोरे से क्या आशय है? जो पानी टपके कच्चे स्कोरे, कच्चा स्कोरा होता है बेटा जो मिट्टी का कटोरा होता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है, तो उसको यहाँ पर कच्चे स्कोरे का नाम दिया गया है। तो बेटा ऐसे ही जो मानव शरीर है उसके अंदर जो निरंतर जो सांसें चलती हैं तो वो हमारी कमज़ोर होती हैं। वो कब किस टाइम मनुष्य का साथ छोड़ दे तो ये किसी को पता नहीं होता। जिस प्रकार जो मिट्टी का घड़ा होता है या मिट्टी का जो कटोरा होता है, जब हम उसके अंदर पानी डालते हैं तो उससे पानी रिसता रहता है और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा? नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार जो मानव शरीर है वो भी कभी भी नष्ट हो सकता है। तो इसीलिए इसकी तुलना कच्चे स्कोरे के साथ की गई है। नेक्स्ट कहता है कवित्री ने न खाकर बनेगा अहंकारी कहकर कवि किस तथ्य की ओर संकेत किया है? तो बेटा तथ्य हमारा क्या है कि बिना खाकर बनेगा अहंकारी। तो बेटा कवित्री ने यहाँ पर मनुष्य के बाह्य आडंबरों की ओर संकेत किया है कि भी मनुष्य क्या करता है? भूखे रहकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बेटा क्या होता है? भूखा मनुष्य रहता है, व्रत करता है, लेकिन कोई भी अच्छा कार्य वो नहीं करता। तो बेटा क्या होता है? फिर वह संयमी और शरीर पर नियंत्रण रखने वाला अपने आप को मान लेता है, लेकिन क्या होता है उसके अंदर धीरे धीरे अहंकार बढ़ता जाता है कि भाई उससे अच्छा कोई नहीं है। तो वो अपने आप को योग्य मनुष्य मान लेता है, तबकि ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए कवित्री ने कहा है कि भाई पृथ्वी पर रहते हुए जो मनुष्य धन दौलत जोड़ता है, ज़्यादा जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य के पास ज़्यादा धन दौलत होती है तो बेटा वो अहंकारी और घमंडी व्यक्ति होता है। वो संसार में अपने से ऊपर किसी को नहीं मानता। नेक्स्ट कहता है रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो बेटा रस्सी हमारी क्या है? जो मानव शरीर में चलने वाली जो सांसें हैं वो हमारी रस्सी का रूप दिया गया है। तो वो सांसें कभी भी टूट सकती हैं, तो इसीलिए वो कमज़ोर मानी गई हैं। ठीक है, तो वो रस्सी कैसी है? कमज़ोर है। नेक्स्ट कहता है कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रही हैं? क्यों हो रही हैं? क्योंकि बेटा जो कवित्री की जीवन रूपी जो नौका है वो क्या करना चाहती है? भव सागर को पार करना चाहती है, लेकिन बेटा जो उसके प्रयास हैं वो क्या है कि भाई कच्चे स्कोरे के समान कमज़ोर हैं। ठीक है, और उनसे क्या होता है? जीवन रूपी जो पानी है वो टपकता रहता है, यानी कि बेटा जो कवित्री का ध्यान है वो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होता रहता है। वो निश्चल भाव से ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाती, तो उसके जो सारे प्रयास ईश्वर प्राप्ति के हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट कहता है कवित्री के घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है कि भाई जो ईश्वर है वो, जो कवित्री है वो परमात्मा से मिलना चाहती है। ठीक है, लेकिन जब तक उसके शरीर में सांस चलती रहती है तो परमात्मा से उसका मिलन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि संसार में रहकर वो सांसारिक विषय वासनाओं में अपने आप को लिप्त रखती है। लोभ लालच मोह माया उसके अंदर भरा हुआ होता है। नेक्स्ट कहता है बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लल दियद ने कौन सा उपाय सुझाया है? तो बेटा लल दियद ने कौन सा उपाय सुझाया है कि भाई मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए कि भाई जब तक मनुष्य का नियंत्रण अपने तन मन और धन पर नहीं होता
तब तक जो मनुष्य का बेटा मन है वो कभी भी शांत नहीं रह सकता। और जब मनुष्य इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखता है तो तभी मनुष्य के जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के अंदर जो बाधाएं आती हैं वो आती रहती हैं। और वो जब इन तीनों पर अपना नियंत्रण रखता है तो बेटा तभी बंद द्वार की साकल खुल सकती है। यानी कि उसके अंदर भरा हुआ बेटा अज्ञान और अंधकार जब खत्म हो जाता है तो वो बंद द्वार की साकल खुल जाती है। ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है बेटा वो खुल जाता है। नेक्स्ट कहता है ईश्वर प्राप्ति के लिए बाधक। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। तो ये कहता है ये पंक्तियां इन जो ये अर्थ यहाँ पर बता रहा है तो ये कहता है कि इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। तो बेटा इसके अंदर हमारी पंक्तियां पोइम के अंदर आती हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ है, जेब टटोली कोड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। नेक्स्ट कहता है ज्ञानी से कवित्री का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर लल दियद के अनुसार ज्ञानी मनुष्य की परिभाषा पूछ रहा है वो। तो बेटा ज्ञानी कौन है? जो बाह्य आडंबर को त्याग कर सच्चे मन से अपनी आत्मा के अंदर ईश्वर को खोजने का प्रयास करता है, मोह माया से अपने आप को दूर रखता है और जो संसार के अंदर जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव है उनको त्याग देता है, ठीक है, और निश्चल भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, वही ज्ञानी मनुष्य है। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट हमारी थर्ड पोएम आ गई सवैये रस खान की। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है बेटा एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करना क्यों चाहता है? क्यों चाहता है? क्योंकि बेटा जो रस खान है वो कृष्ण भक्त कवि है और वो कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। उनके लिए उसे कितनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वो हमेशा ही श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट कहता है सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। तो बेटा कैसा रूप? जैसा श्री कृष्ण जो रूप धारण करते थे तो वैसा ही रूप वो अपनी सखी से धारण करने के लिए कहती है। सिर पर मोर पंखों से निर्मित मुकुट धारण करने के लिए कहती है, गले में घुंघची की माला धारण करने के लिए कहती है, पीले वस्त्र धारण करने के लिए कहती है, हाथ में लाठी लेकर गायों को चराने के लिए कहती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्यों चाहता है? क्योंकि इन सब का लगाव बेटा किससे था? श्री कृष्ण से था, ठीक है। ब्रज भूमि के प्रति गहरा प्रेम उनका झलकता है। क्यों झलकता है? क्योंकि जो ब्रज भूमि थी वो हमारी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए वो इन सब चीज़ों के रूप में अपने आप को देखना चाहता है। नेक्स्ट कहता है चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? क्यों पाती हैं? क्योंकि बेटा जब श्री कृष्ण जी की जो बांसुरी की मधुर ध्वनि है जब वो उनके कानों तक पहुंचती है तो जो गोपियां हैं वो अपने ऊपर से स्वयं पर से अपना नियंत्रण खो बैठती हैं। यानी कि बेटा वो न चाहते हुए भी उस बांसुरी की धुन की ओर आकर्षित होती चली जाती हैं और उनको अपने आप को संभालना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता है? तो बेटा वो ब्रिज भूमि में जन्म लेना चाहता है, ठीक है, और ब्रिज के वन बाग तालाब उनको निहारना चाहता है। नेक्स्ट कहता है कवि तीनों लोकों का राज्य क्यों त्याग देना चाहता है? क्यों त्याग देना चाहता है? क्योंकि बेटा उसको तीनों लोकों के राज्य में वो सब चीज़ें नहीं मिलती जो श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर उसको प्राप्त हो सकती हैं। श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु के लिए वो सभी कुछ संसार के सारे सुख ऐश्वर्य सभी कुछ वो त्याग देना चाहता है और अपने आप को ब्रिज भूमि से जोड़ना चाहता है। नेक्स्ट कहता है गोपी कैसा श्रृंगार करना चाहती है? तो बेटा वही श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है, मोर पंख धारण करना चाहती है, गले में घुंघचों की माला, पीले कपड़े, लाठी लेकर वन वन घूमकर गायों को चराना चाहती है। नेक्स्ट गोपियाँ अपने होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती? क्योंकि बेटा जो मुरली है उसको वो अपनी सौतन मानती हैं कि भी जब मनुष्य के जीवन में कोई दूसरी औरत आ जाती है तो बेटा उसका क्या हो जाता है, अपने परिवार से जो ध्यान होता है वो सारा का सारा बेटा
डगमगा जाता है, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता। तो ऐसे ही जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हैं तो बेटा जो उसका ध्यान होता है वो सिर्फ मुरली बजाने में होता है, गोपियों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता। तो इसीलिए वो उसे अपना शत्रु मानती हैं, सोत का रूप मानती हैं। गोपी श्री कृष्ण द्वारा बजाई बांसुरी की तान क्यों सुनना नहीं चाहती? क्यों नहीं चाहती? क्योंकि बेटा जो बांसुरी की तान है उसका जो जादू है वो गोपियों पर खुद ब खुद देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हैं तो गोपियाँ अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती हैं और वो श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल पड़ती हैं। नेक्स्ट कहता है गोपी स्वयं को किस कारण विवश अनुभव करती हैं? जब वो श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनती हैं तो वो अपने आप को विवश होता है बेटा, मजबूर, ठीक है, वो न चाहते हुए भी उस मुरली की धुन की तरफ खींची चली जाती हैं। नेक्स्ट हमारी कविता आती है बेटा फोर्थ, कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो बेटा क्या प्रतिक्रिया होती है कि भाई जो आधी रात को जब कोयल की आवाज़ कवि के कानों में जाती है तो बेटा वो क्या हो जाती है कि भाई वो उस कूक को सुनकर हैरान हो जाता है कि भाई वह क्यों कूक रही है, उसे क्या दुख है और वह किसका संदेशा लाई है। कारावास की मुश्किलों के कारण कवि तो जाग रहा है, लेकिन कोयल के ऊपर ऐसी क्या मुसीबत आई है जो वो आधी रात को कूक रही है। नेक्स्ट कहता है कवि ने कोकिला के बोलने पर किन कारणों की संभावना जताई है? तो बेटा वो संभावना जताता है कि भी कोयल ने किसी जंगल की आग को देखा है, वो किसी का संदेशा लेकर आई है, ठीक है, या वो भारतवासियों के बीच क्रांति के बीज बोना चाहती है, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को भड़काना चाहती है ताकि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को तैयार हो जाएं। नेक्स्ट कहता है कि शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तम होता है बेटा अंधकार यानी कि अन्याय। तो क्यों की गई है? क्योंकि ऐसा कौन सा शासन था जो अन्याय से परिपूर्ण था? तो बेटा वो हमारा ब्रिटिश शासन था जो भारतीयों पर अत्याचार करता था, उन्हें किसी तरह का कोई न्याय नहीं देता था। तो ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। क्यों? क्योंकि उसके प्रभाव से कुछ नहीं सूझता है। उसी तरह अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियां थी तो बेटा उन बेड़ियों के अंदर भारतीयों को कोई भी न्याय प्राप्त नहीं होता था। जैसे अंधकार में मनुष्य को कोई रास्ता नहीं सूझता तो ऐसे ही भारतवासियों को वहाँ न्याय का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता था कि अभी उनको न्याय मिलेगा। नेक्स्ट कहता है कविता के आधार पर प्राचीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यंत्रणाएं होती हैं बेटा परेशानियाँ, ठीक है, या यातनाएं, पीड़ाएं। तो कहता है प्राचीन भारत की जेलों में भारत स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ी भयंकर यातनाएं दी जाती थी। क्या यातनाएं दी जाती थी? कि भाई उनकी छाती पर बैलों की तरह जुआ लगा दिया जाता था, चूना पिसवाया जाता था, उन्हें पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था, हंसना खेलना भी उनके लिए अपराध माना जाता था, ठीक है, और ना ही वो उनसे किसी से मिल पाते थे आपस में। नेक्स्ट कहता है अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है? ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट कहता है कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी? ईर्ष्या होता है बेटा जलन। तो क्यों हो रही थी? क्योंकि जो कोयल थी बेटा उसको रहने के लिए हरी डाल मिली हुई थी, वो स्वतंत्र आकाश में घूम सकती थी और वो आराम से गीत गुनगुना सकती थी। लेकिन कवि को रहने के लिए 10 फुट की कोठरी थी, उसका रोना भी गुनाह समझा जाता था, अपराध माना जाता था, ठीक है, और उसको कहीं घूमने की स्वतंत्रता भी नहीं थी। नेक्स्ट कहता है कवि की स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वो नष्ट करने पर तुली है? तो बेटा जो कोयल है वो हमेशा ही समाज के अंदर मीठी वाणी बोलने के लिए जानी जाती है, तो वो हमारा स्मृति पटल होता है जिसके रूप में कोयल की जो यादें हैं वो हमारे मन के अंदर समाई हुई है। तो बेटा कोयल हमेशा ही मधुर स्मृतियों के लिए, मधुर आवाज़ के लिए जानी जाती है।
ठीक है। लेकिन आज जब कोयल बोल रही है तो बेटा उसकी आवाज़ में वो मधुरता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो परतंत्रता रूपी संकट सागर पर तैरकर नष्ट करने पर उसकी आज आवाज़ में मिठास की बजाय विद्रोह रूपी बीज कवि को महसूस हो रही हैं। नेक्स्ट कहते हैं, कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? तो गहना क्या होता है बेटा? आभूषण। जैसे स्त्रियां होती हैं अपने आप को सजाने के लिए आभूषण पहनती हैं ताकि वो अच्छी लगे। तो बेटा ऐसे ही जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो आंदोलनों के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेते थे तो उनकी सुंदरता हथकड़ियाँ पहनने में होती थी। वो बड़े गर्व से उन हथकड़ियों को धारण करते थे, अपनी शोभा वो उन्हीं से मानते थे, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। ठीक है, तो इसीलिए उनको गहने का रूप दिया गया है। नेक्स्ट हमारी कविता आती है बेटा ग्रामश्री। ग्रामश्री के अंदर सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि बेटा जो गांव का वातावरण है वो बड़ा ही मनोहारी होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, शुद्ध वातावरण होता है। ठीक है, तो वो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए उसको हरता जनमन कहा है। नेक्स्ट कहते हैं, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया है? तो बेटा जो हमारा आजकल का जो मौसम है बसंत ऋतु का, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। इस मौसम के अंदर जो प्रकृति होती है वो अपने पुराने पत्तों को त्याग कर नए पत्ते धारण कर लेती है। जो फूलदार पौधे होते हैं उनके ऊपर नए नए फूल आ जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो फलों से लद जाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? मरकत होता है बेटा हमारा पन्ना। पन्ना रत्न के अंदर हम आर पार देख सकते हैं, उसकी सुंदरता इतनी अच्छी होती है, तो इसीलिए गांव को कह रहा मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि गांव के चारों और हरे भरे खेत नजर आ रहे थे। उन खेतों में रंग बिरंगे फूल बेशकीमती जवाहरातों की तरह लग रहे थे जो हर किसी को दिखाई दे रहे थे। ठीक है, जैसे बेटा पन्ना रत्न ज़्यादा क्या करता है, ज़्यादा महंगा भी होता है और वो सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। तो ऐसे ही इस मौसम में जो गाँव की सुंदरता थी वो फल फूलों से ऐसे लद जाती है, वो सबका मन अपनी ओर खींचती है। ठीक है, इसीलिए उसको मरकत डिब्बे सा खुला कहा है। नेक्स्ट कहता है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई दे रहे थे? कैसे दिखाई दे रहे थे बेटा? वो सोने की किंकड़ियों के समान दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो खेतों के ऊपर जो सोने के मन के हैं बेटा मोती वो बिखेर दिए गए हों। ठीक है, और उन्होंने सोने की करधनी को कमरबंद को धारण किया हुआ हो। नेक्स्ट कहता है, खेतों में कौन कौन से रंग किस किस फसल में दिखाई देते हैं? तो बेटा नीले पीले अलसी का है, जैसे उसके ऊपर नीले रंग के फूल आते हैं, सरसों पर पीले के आते हैं। सुनहरे रंग अलग से ही अपनी सुंदरता दिखाने लगते हैं। जो गेहूँ हैं, जौ हैं, अरहर है और बेटा सनई है, उनके ऊपर जो सुनहरा रंग है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से अनेक रंग प्रकृति में दिखाई देते हैं। बसंत ऋतु के आगमन के साथ प्रकृति में आए परिवर्तन का वर्णन करो। तो बेटा बसंत ऋतु जैसे हमारा आजकल का मौसम है, तो बेटा जो पेड़ पौधे होते हैं वो पुराने पत्तों को त्याग कर नए पत्तों को धारण कर लेते हैं। जो आम के पेड़ होते हैं बेटा उनके ऊपर क्या हो जाती है, स्वर्ण मंजरियाँ लगनी शुरू हो जाती है, यानी कि भोर कोर से वो भर जाते हैं, कोयल कूकने लगती है। ठीक है, और जो जामुन के पेड़ हैं या बेटा और जो सब्जियां हैं उनके अंदर भी नई बहार आ जाती है। जो बड़बेरी होती हैं वो बेरों से लद जाती हैं। ठीक है, तो चारों तरफ जो प्रकृति है वो सुगंध बिखेरने लगती है और महकने लगती है। जो फूलों की खुशबू है वो वातावरण को सुगंधित करती है, महकाती है। बसंत ऋतु में फलों और सब्जियों पर बहार कैसी कैसी है? तो बेटा कैसी है, ये वही चीज़ है। इसके अंदर पेड़ों पर आड़ू नींबू और अनार झूमने लगते हैं, अमरूद पक कर उनके ऊपर पीले रंग की चिटकियाँ पड़ जाती हैं, वो मीठे हो जाते हैं, बेर सुनहरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, हरी भरी पालक धनिया खेतों में लहराने लगता है, उसकी सुगंध वातावरण में फैल जाती है। टमाटर के पौधे टमाटरों से लद जाते हैं। हरी मिर्च के जो पौधे हैं वो हरी भरी थैली के समान प्रतीत होते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा कविता के अंदर अनेक यहाँ पर सब्जियों का, फलों का वर्णन किया गया है, उन्हीं के एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देने हैं। नेक्स्ट कहता है, कवि के अनुसार बसंत आगमन पर हरियाली कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है बेटा? यानी कि जो वातावरण होता है बेटा वो सर्दी से निजात पा लेता है, मौसम सुहावना हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रकृति हरियाली से परिपूर्ण हो जाती है। पुराने पेड़ पौधे अपने पत्ते त्याग कर नए नए पत्ते धारण कर लेती है। नेक्स्ट हमारी पोइम है भाई मेघ आए, ठीक है। तो बेटा मेघ आए कविता के देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रखा है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया। गतिशील होता है बेटा कि भाई प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो बेटा जब आसमान में बादल छाते हैं तो क्या होता है, हवा चलने लगती है, और उस हवा चलने के कारण खिड़की दरवाजे खुलने लगते हैं, पेड़ झुक झाँक कर लगने लगते हैं। यानी कि बेटा आंधी में कभी इधर कभी उधर डोलते हैं, वो आंधी चलती है तो धूल उड़ती है, ठीक है। और नदी पल भर के लिए अपनी गति को रोकती हुई प्रतीत होती है, और जो बूढ़ा पीपल है वो आगे बढ़कर उनका स्वागत करने के लिए तैयार दिखाया गया है। तालाब पानी की प्रांत लेकर के उनके स्वागत में पैर धुलाने के लिए खड़ा है। तो इस तरह से बेटा जो प्रकृति है वो अनेक प्रकार के परिवर्तनों से परिपूर्ण दिखाई है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? जो धूल है बेटा वो छोटी बच्ची का है। जैसे आंधी आती है तो वो धूल उड़ के पहले जाती है, तो बेटा ऐसे ही मानो कोई छोटी बच्ची होती है, वो किसी अतिथि की सूचना देने के लिए भाग रही हो। पेड़ बेटा आम आदमी का है, ठीक है, क्योंकि वो इधर उधर डोलते हैं तो आम आदमी नए मेहमानों को देखकर खुश होता है। नदी यहाँ पर बेटा नववधू के समान दिखाई गई है, जो पल भर के लिए अपनी गति रोककर अतिथि को निहारती हुई प्रतीत होती है। जो लता है वो एक सखी के रूप में दिखाई गई है, सहेली के रूप में, जो दरवाजे की आड़ लेकर के शर्मा कर बातें कर रही है। नेक्स्ट जो ताल है बेटा वो सेवक के रूप में, कि भाई वो ताल पानी की प्रांत के रूप में अतिथि के पैर धुलाने के लिए सेवक के रूप में खड़ा हो। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? क्यों देखा बेटा लता ने बादल रूपी मेहमान को? उत्तेजित होकर के देखा, उतावली हो रही थी वो उसको देखने के लिए, ठीक है। जैसे मेहमान के आने पर सखियां खुश होती हैं, वैसे भी बादल पानी से लताओं को खींचकर उल्लासित कर लेते हैं, सींचकर, ठीक है। तब प्रसन्नता के कारण लता ने लज्जा कर बादलों को देखा और शर्म के कारण किवाड़ की ओट लेकर वो मेहमान से बातें करती हुई दिखाई गई है। नेक्स्ट कहता है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन होते हैं? ये बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट कहता है मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? क्यों कही गई है? क्योंकि बेटा मेघ यहाँ अतिथि के रूप में दिखाए गए हैं। जैसे जब कोई अतिथि कहीं पर जाता है तो वो सज सवर के जाता है, तो ऐसे ही बादलों को भी यहाँ पर सजकर सवर कर आते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारी कविता है बेटा बच्चे काम पर जा रही है। लास्ट कविता आ गई है हमारी, जो राजेश जोशी के द्वारा लिखी गई है, जिसके अंदर जो बाल श्रम है उसकी समस्या को यहाँ पर उजागर किया है कवि ने। फर्स्ट कहता है कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो बेटा जो छोटे बच्चे हैं वो क्या है, कोहरे से ढकी हुई सड़कों पर जब उनको काम पर जाते हुए देखा जाता है तो बेटा क्या होता है, वो उम्र उनकी पढ़ने लिखने की होती है। लेकिन इन बच्चों को ऐसे जाते हुए हम देखते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर कोई भी प्रश्न नहीं उभरता। क्यों? क्योंकि लोगों को इस मुद्दे पर सोचने का टाइम नहीं मिलता, वो अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। तो उनके बचपन के बारे में सोचने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। नेक्स्ट कहता है सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? क्यों बेटा? क्योंकि परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है वो कई बार इतनी कमज़ोर होती है, माता पिता इतने गरीब होते हैं, उनके पास रोज़गार नहीं होता, और ना ही उनके पास रोज़गार यानी कि पैसे कमाने का कोई साधन वो जुटा पाते हैं। तो वो क्या करते रहते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, और मजदूरी उनको उतनी ही मिल पाती है कि भाई उनके पेट भरने के भी उनको लाले पड़ जाते हैं, मुसीबत हो जाती है, तो वो अपना पेट भी नहीं भर पाते। इसीलिए जो उनके बच्चे हैं बेटा वो भी
काम में लगा लिए जाते हैं। तो बेटा क्या हो जाता है, और वो फिर क्या है, उन बच्चों के लिए सुविधा और मनोरंजन के उपकरण तो कैसे दिलवाएंगे, तब उनको पेट भूख ही उनकी शांत नहीं कर पाते। तो बेटा इसीलिए वो उनसे वंचित रह जाती है। नेक्स्ट कहता है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण है? क्या कारण है बेटा? जो मानव के अंदर जो मानवीयता का गुण जो होता है वो अब खत्म हो गया है। लोग अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं कि लोगों के पास कितनी ही धन दौलत होती है, वो हम दूसरों को देने की बजाय हम खुद के ऊपर ऐशो आराम में उनको खर्च करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को हम कम पैसे दे करके उनको अपने कार्य में लगा लेते हैं। ठीक है, और माँ बाप भी कम पैसों में ही खुश हो जाते हैं कि भाई उनके बेटों को बच्चों को कुछ मिल रहा है। तो इसीलिए बेटा कोई भी बेचैन नहीं है, बल्कि उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। नेक्स्ट कहता है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? क्योंकि बेटा धरती पर जब कोई हादसा आता है, जो कोई प्राकृतिक आपदा होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उस क्षेत्र के जो विकास कार्य होते हैं बेटा वो रुक जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम बच्चों से उनका बचपन छीनकर जब उनको काम पर भेजते हैं, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर धरती के एक बड़े हादसे के समान यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा कि भाई कवि ने किसे भयानक माना और इस बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा है? किस बात को भयानक माना है कि भी जो बच्चे हैं उनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है, लेकिन उनको पढ़ा लिखा कर नहीं बल्कि उनसे बाल मजदूरी करवाई जाती है। तो बेटा वो क्या है, एक विकराल रूप धारण कर लेती है, और वो क्या करते रहते हैं, इस समस्या को प्रश्न के माध्यम से जनता के समक्ष रखना चाहते हैं ताकि उसका कोई समाधान निकल सके। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, कवि समाज से क्या जानना चाहता है? क्या जानना चाहता है कि भाई जो बच्चों का बचपन है वो कहाँ खो गया है। उनका जो बचपन है वो यहाँ पर गेंदों से खेलने के लिए है जो आकाश में खो गई हैं। उनकी जो रंगीन पुस्तकें हैं वो दिनकों ने खाली हैं, यानी कि पढ़ने के लिए बच्चों को पुस्तकें भी नसीब नहीं हो पाती और उनको खेलने का समय भी नहीं मिल पाता। ये कैसी मजबूरी पृथ्वी पर आ गई है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन दे रखा है, कवि के अनुसार दुनिया किसके बिना अधूरी है और कैसे? तो बेटा जो बच्चों का बचपन है उसके बिना जीवन हमारा अधूरा होता है, दुनिया भी अधूरी होती है। क्योंकि जब बच्चों का बचपन खिलता हुआ दिखाई देता है तो उस टाइम पे हर घर के अंदर बेटा जो परेशानी होती है वो पल भर के लिए हमारी दूर हो जाती है। पल भर के लिए हम उस परेशानी से अपने आप को दूर रख पाते हैं। जब बच्चे हमें हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं तो जो बच्चों की खिलखिलाहट होती है वो पल भर के लिए हमारी परेशानी दूर कर लेती है। ठीक है, बच्चों के बिना जो दुनिया है वो अधूरी हो जाती है। सभी चीज़ें हसमामूल से क्या अभिप्राय है? हसमामूल से होता है बेटा व्यवस्थित, यानी कि सारी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं, एज इट इज हैं। उनके अंदर ना तो कहीं गेंदे गई ना पुस्तकें गई, वो सारी की सारी अपनी जगह पर व्यवस्थित रूप में रखी हुई हैं। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ें प्रयोग किया गया है। यदि आपके घर में ऐसा कोई बच्चा कार्य कर रहा है तो आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? तो बेटा क्या करना चाहेंगे? तो बेटा उसकी देखभाल करेंगे, उसके पढ़ाई का प्रबंध करेंगे। ठीक है, उसका काम छुड़वा कर उसको खेलने कूदने का समय देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी बच्चे के बचपन को निखार सकते हैं। तो बेटा ये हमारे कविता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब ये एक क्वेश्चन आपका रहता है, ये पूछ रखा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का मूल भाव हमारी क्या है बेटा कि भाई समाज के अंदर जो हमारी सामाजिक और आर्थिक जो विडंबना की ओर संकेत किया है, यानी कि जो हमारा समाज है वो इतना गिर गया है और जो परिवारों की आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों को काम में झोंक दिया जाता है, उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। ठीक है, तो कवि यहाँ पर इस कविता के माध्यम से बाल मजदूरी का विषय जनता के समक्ष रखना चाहता है ताकि इस समस्या का कोई उचित समाधान कवि को मिल सके। तो बेटा ये हमारे सभी कविताओं के इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो बेटा इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी परीक्षा में
हेल्प मिल सके, सहायता प्राप्त हो सके। और बेटा कमेंट के माध्यम से अपनी क्रिया मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हमें भी प्रेरणा मिल सके कि भाई हम कैसा काम यहाँ पर कर रहे हैं। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।